आभार जी, सभी मेरे साथी की क्षमता लाए। चलिए तो मैं इस कार्यक्रम की ब्रीफली आपको बता दूँ, आप इसकी पृष्ठभूमि में ज़्यादा नहीं जानते होंगे। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो हम लाए हैं, यानी हम कुछ लोगों की वजह की बच्चों का हैप्पी स्कूल कॉन्सेप्ट लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारी तरफ से क्या तैयारी करनी चाहिए। तो विवेक जी जो क्षमता के फाउंडर हैं, वो 2 साल पहले यहीं मेरे साथ काफ़ी समय रहे हैं, और उसके बाद में हमने इन चीज़ों को चिंतित किया है कि किस तरह से एक हैप्पी स्कूल बनाया जा सकता है। उस हैप्पी स्कूल बनाने में एक टीचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। उन्होंने कोटला के कुछ स्कूलों में काम किया था, जिसमें एक स्कूल का इंटरनेशनल लेवल पर उसका सिलेक्शन हुआ है और इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया में आया हुआ है, और देश लेवल पे तो बहुत ही उसकी प्रशंसा हुई। और कोटड़ा का स्कूल आप सोच सकते हो, जिला कलेक्टर हमेशा उनके जाते ही उनको मिलने की परमिशन करते थे। तो उन्होंने जब मुझसे प्रपोजल किया तो मैंने कहा देखो आप हम मिलकर कुछ काम कर लेते हैं। वो काम जब व्यक्तिगत कैपेसिटी में करते हैं तो हमारे जाने के बाद वो काम नहीं खत्म हो जाएगा, और हम सिस्टम में अगर घुस के करेंगे हमारे जाने के बाद में वो सिस्टम में आएगा और व्यवस्था आगे बढ़ती जाएगी। तो उन्होंने कहा अभी क्या कर सकते हैं, सिस्टम में घुसने के लिए आपको हमारे साथ सिस्टम में होना जरूरी, यहाँ बैठे रहो। तो उन्होंने एक टीचर्स के लिए हौसला कार्यक्रम चलाया था। जिन लोगों ने पहले वाले फेज में उस हौसला में ट्रेनिंग ली, 21 दिन का था, कितने दिन की इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग थी। शशि बालाजी से मॉनिटरिंग कराया था, इस डिवीजन से नहीं कराया, मेरे प्रभाग से ही कराया था वो, और उसके रेस्पॉन्सेस जो आए इतने ज़बरदस्त आए थे। और पहली चीज़ तो ये कि जब शिक्षक खुश नहीं नजर आएगा तो बच्चों को क्या खुशी के मायने समझा पाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा उन्होंने प्रूव करके बताया कि आपके जितने टीचर्स ने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, जिनको आइडेंटिफाई करके आपने ऑर्डर्स किए हैं, ऑर्डर्स करने के बाद उन्होंने सेशन अटेंड किए हैं, और सेशन अटेंड में उनके कमेंट्स हैं। देन आफ्टर 21 दिन के बाद में उनका जो फीडबैक है वो देखते हुए आपको उनके इन व्यवहारगत परिवर्तनों से ये व्यवहारगत परिवर्तन है, ये आपके सामने है और वाकई में ये चीज़ें ऐसी हैं। हमने फीडबैक के माध्यम से महसूस भी किया, जब फेस टू फेस उनसे मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में ये सब चीज़ें भी आई। वाकई में टीचर का जो एक टेम्परामेंट है उसको सेट करने के लिए विशेष तरह के ट्रेनिंग से उसको हमेशा ज़रूरत रहती थी। पहले जैसा समय नहीं है कि आपने एक बार बीएड कर लिया था, आपको पट्टा हो गया, बढ़ गया है, तो आप अधिकृत रूप से प्रैक्टिशनर हो गए। अब प्रैक्टिशनर वाली बात नहीं है, शिक्षण अधिगम विधियाँ बदल रही हैं, समय बदल रहा है, आवश्यकताएं बदल रही हैं, बच्चे की ज़रूरतें बदल रही है, उसके अनुरूप इन सब चीज़ों को किया जाना है। तो अगर इनके अनुरूप किया जाना है तो आप सोचो कि सबसे पहले तो शिक्षक को उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। शिक्षक अपने कई उलझनों में उलझा हुआ है, मल्टी फंक्शनल एजेंसी है, काम की प्राथमिकताएं कुछ अलग है, प्रेशर कुछ अलग है, घर की स्थितियाँ कुछ अलग है, घर के टेंशन कुछ अलग। प्रशासन, स्कूल, पेरेंट्स, टीचर्स और घर, सभी जगह से शिक्षक को भी उसके परिवार में टेंशन ही टेंशन आता है। अब इस टेंशन को अगर वो मैनेज नहीं कर सकता, इस टेंशन को अगर उसके खुद में रिफ्लेक्ट होता है तो वो बच्चों को सहजता से कैसे ले सकता है, आप सोचो। तो हमने शिक्षकों के लिए वो प्रोग्राम किया था, उसी के तहत अब फिर मैंने कहा अब सिस्टमेटिक इसको हमारे बजट प्रोविजन में लाते हैं ताकि वो कॉन्टिन्यूटी में आएगा। अभी जो काम कर रहा है, जो काम आगे बढ़ता हुआ किस तरह से कॉन्टिन्यूटी में बच्चों तक डिलीवरेबल होगा, उसका रोड मैप होता है जब हम हमारे पैसे से काम करना शुरू करते हैं, यानी गवर्नमेंट पैसे से। और अगर हम ये नहीं कराएंगे तो इसकी कंपल्सन से है कि मजबूरी ये रहेगी कि ऑडिट में ऑब्जेक्शन हो जाएगा कि इस पैसे का यूज क्या हुआ, नीचे तक तो पहुंचाइए। अब हम सिस्टम में और इनके साथ काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप ज़्यादा समझ रहे हो क्योंकि मेरे से ज़्यादा काम कर सकते हो, उस पर अच्छे से समझ रहे हो। लेकिन मेरा जो आपका कंसर्न है वो ये है कि बच्चे को पुरानी कॉन्सेप्ट अपन ने बीएड किया वो कॉन्सेप्ट और उस तरह का बच्चा मानने से एक इस चीज़ को भूल जाओ। बच्चा हर तरह से आप पर ही निर्भर है, क्योंकि पेरेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा टाइम दिया नहीं जाता बच्चे को। बच्चा समझ भी आपके यहाँ रहे हैं, बैठ ही वहीं रहा है, इंटरेक्ट भी बच्चों से वहीं कर रहा है, पीयर ग्रुप भी वहीं है उसका, और अटैचमेंट से ही आप ही है और आपकी ही बात मानता है। अब बात आती है जो आप करने जा रहे हो, वैल्यू वाली बात करने जा रहे हो, एम्पैथी की बात करने जा रहे हो, ये सभी चीज़ें मंत्री महोदय की टॉप प्रायोरिटी है। तो हमने तो बच्चों में वो संस्कार, वो वैल्यू, वो स्किल्स पहली क्लास से ही शुरू करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। 2 साल से हमने ये काम शुरू कर दिया है। काम नीचे तक जाते हुए बच्चों को रिफ्लेक्ट करने में साल लगता है, लेकिन अब इसको स्पीडी करना है, इफिशियंसी से करना है, क्योंकि जो एक ऑर्थोडॉक्स लाइन है उसमें इनोवेटिव लाइन को एग्जिस्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत मजबूत होना पड़ता है, रिसोर्सफुल होना पड़ता है, इफेक्टिव होना पड़ता है। अगर आप इफेक्टिव हैं तो वो आप में कन्वर्ट हो जाएंगे, आप कम इफेक्टिव हो तो आप वहीं ठहरे रह जाओगे, उनको आप परिवर्तित नहीं कर पाओगे। तो बहुत बड़े कंसर्न से ये जिस तरह का प्रोग्राम है उस तरह से आपको कंसर्न रखना है। उसी तरह की एम्पैथी बच्चों में हो, दयालुता, अगर दया का भाव नहीं बताता, सहृदयता की बात हो, सह अस्तित्व की बात हो, बच्चे इन चीज़ों को समझना जब शुरू से कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
जब अनुराग दयाल हमारे यहाँ सेशन रखवाया हमने तो कई लोगों से चर्चा हो रही थी, जब एक एग्जाम्पल वहाँ जिस तरह से प्रिंसिपल साहब हमारे साथ थे उन्होंने दिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वैल्यू क्रिएशन के लिए आपको एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, इनोवेटिव एक्टिविटीज देनी पड़ेगी। उन व्यक्ति ने बताया कि हमारे स्कूल में पेन, पेंसिल, रबर, ये छोटी मोटी स्टेशनरी की चीज़ों के लिए हमने कॉर्नर बना दिया, उस कॉर्नर पे लिख दिया, रेट लिस्ट लिख दी और नीचे एक रजिस्टर लिख दिया, जिसको चाहिए उसकी रेट लिस्ट की चीज़ें पर्टिकुलर्स लिख ले, पैसे इतने रखे, डिब्बे में रख ले और वो रख के चला जाए, कोई नहीं देख रहा है। अगर कोई बच्चा, दूसरी चीज है, सपोज करो अगर उस बच्चे, कुछ बच्चे ले लेंगे ना, एक पेंसिल चाहिए, जितना भी पैसा है लेके वो दे दिया, तो आजकल 10-20 रुपए सब बच्चों के पास होते हैं, ऐसा नहीं कोई बच्चा हो ही नहीं सकता जिसके पास नहीं होते हैं, 6-8-10 का तो आराम से होते हैं। अब दो चीज हुई, उसकी आवश्यकता को महसूस करना समझ लिया उसने, आवश्यकता का वो चीज उठाना सीख लिया, उसमें एंट्री करना सीख ली, ईमानदारी से कर ली। माना कि दो लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास पैसे नहीं, चीज चाहिए, उसने अगली व्यवस्था कर रखी है, अगली जगह एक एंट्री रजिस्टर है, उसमें लिखा हुआ है आपको जो चाहिए वो आज ले लो, इसमें लिख दो कि आज मैंने ये ले लिया, पैसे देने लगे, और नेक्स्ट डे वो पैसे लाके जमा करके उसमें लिख दे आज डाल दिया। सपोज करो आधे बच्चे शरारती हो सकते हैं, लेकिन ये बच्चे वहां चर्चा करते हैं, मेरे पास आज पैसे नहीं जमा के ले लेता, मैंने लिख दिया, कल मैं दे दूंगा, ये करो। अगर वैल्यू क्रिएशन तो प्रैक्टिस से, जब तीसरी स्टेप तक मैंने सुना, पहली स्टेप तक तो मैंने सुना, तो मैंने यही सोचा हो सकता है कोई आदर्श की बात कर रहा हो, लेकिन उसके पास दूसरा तोड़ भी था, तीसरा तोड़ भी था। अगर ये माहौल हम देखते हैं तो डेफिनेटली उस बच्चे के आदत में वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी। आप वैल्यू इस तरह से ही दे सकते हो, टीचर ही प्रैक्टिस करके, एग्जाम्पल सेट करके, दिशा देकर, गतिविधि कराकर, इंटरेक्शन कराकर, समन्वय कराकर वो वैल्यू दे सकता है। वैल्यू एजुकेशन की बात है, संस्कृति बचाने की बात है, हमें बहुत बहुत लाइफ स्किल्स की बात है। वो भी परिवार में बच्चा रहता ही नहीं, नर्सरी में ही आपके पास आ रहा है, परिवार में जॉइंट फैमिली है ही नहीं, इतने बच्चों से सर्वाइवल सीखा नहीं, एडजस्टमेंट सीखा नहीं, तो स्थिति तो यही है, सीखना यही है। तो हमें बहुत सजग रहना है, हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, इसीलिए ये सब कॉन्सेप्ट ही आपका खुशी शाला चल रहा है। तो पुनः इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना कूल टेम्परामेंट के, लॉजिकली लोगों को समझा सकने योग्य स्ट्रेटजी वाले लोग होंगे कि निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट नीचे बहुत इफेक्टिवली जाएगा। और आपको हमेशा इन चीज़ों के पीछे से चर्चाएं भी करें, बात करें, संवाद करें, लोगों को उस वक्त प्रेरित करें कि नए कॉन्सेप्ट हैं, अब दुनिया इन्हीं पे चलने वाली है, अब धौंस पट्टी से कोई कहीं नहीं चला सकता। और सच्ची बात को दबाव, तेजी, प्रभाव की जरूरत नहीं होती है, वो मन से स्वीकार की जाती है और मन से स्वीकार की गई चीज़ परमानेंट होती है। तो पुनः इसकी शुभकामनाएं, थैंक यू। मैम ने ये भी मैं बजट ले जाने की मैम ने भी अनुमति दी, मैम का भी थैंक्स। और मैम बराबर कंसर्न करके इंटरेक्ट करते हैं, उसके लिए भी थैंक यू। अब मैं आपको करती हूँ, आदरणीय आपके निदेशक सर हमें कुछ प्रेरणा प्रदान करें। माननीय निदेशक महोदय, पीडी साहब कमलेंद्र जी, प्रभाग 5 की प्रभाग अध्यक्ष आभार जी, श्यामलाल टीम और उपस्थित सभी संवादीगण। खुशी शाला के सब नाम सुनते हैं कि किस तरह से बच्चे में खुशी पैदा हो या खुशी से वो सीखे, और खुशी के द्वारा बच्चों में बहुत सारे गुण हम बच्चे में जागृत कर सकते हैं, चाहे करुणा हो, दया हो, सामंजस्यता हो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चों को उसके जो बाल्यावस्था है, जो छोटी अवस्था उसमें उस अगर डेवलप हो जाती है तो वो सारा जीवन, पूरी जिंदगी भर उसके अंदर रहती है। तो जो हमारे प्राइमरी सेक्शन के बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, उनमें हम किस तरह से ज़्यादा उन आदतों का, गुणों का विकास करें जो उसकी और लाइफ, उसका पूरे व्यक्तित्व को विकसित करने जाएंगे या पूरे व्यक्तित्व को विकसित करेंगे, वो सारे के सारे गुण हम उसकी प्राइमरी क्लास के अंदर डेवलप करने के लिए ही कार्य कर रहे हैं। और खुशी शाला के नाम से आप एक थीम यहाँ पर है, उसमें जो वर्कशॉप बनाने जा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा खुशी शाला में जब आप काम कर रहे हैं तो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनको भी इसके लिए पहले तैयार होना होगा और साथ ही उनकी मेंटालिटी भी खुश रहने की होगी। जब तक वो खुद खुश रहकर के काम नहीं करेंगे, बच्चे में खुशी प्रदान नहीं कर सकते। तो उनके लिए हमें देखना होगा किस तरह से हमारे जो टीचर है वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, उनको किस तरह से काम करना होगा। इसके लिए भी आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उसको भी अच्छी तरह से डेवलप करें। मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक बहुत पहले कहानी सुनी थी, एक राजा ने एक बार
एक कड़ा रखा दूध का और उसमें बोला सब इसको ढक दिया हमने और 1 लोटा दूध उसमें डाल दिया। रात के अंधेरे में सबसे कहा गया कि आप पूरी रात में इसमें दूध डालेंगे और सवेरे में उसको वॉश करेंगे। और जब सवेरे उसको खोला गया तो उसमें पाया कि वही पानी से भरा हुआ था। कहने का शरीर लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। सबकी मानसिकता ये थी कि सब दूध डालेंगे तो 1 लोटा अगर मैं इसमें पानी डालूंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है। इस मानसिकता को ही चेंज करने की जरूरत है। और ये मानसिकता कब चेंज होगी? जब बच्चा शुरू से सीखेगा, जब वो छोटा होगा, जब उसमें जो गुण डेवलप हो जाएंगे उनको ही सीखेगा, तब जाकर के उसकी मानसिकता अच्छी बन पाएगी। एक और छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। एक मंचन नाटक का मंचन मंच पर हो रहा था और वहां पर एक छोटे बच्चे को एक दूसरे बच्चे को माँ कहना था। वो दोनों सहपाठी थे, लेकिन उसने जब मंच पर गया तो अपने साथी को माँ के रूप में देखा, लेकिन उसने कहा कि मैं मीनू को माँ कैसे कहूँ, वो तो मेरा साथी है। तो ये बच्चे में क्या था, शुरू से एक सच बोलने का साहस था कि मैं क्या बोलूँ, सच को सच ही बोलूँ। हालांकि वो एक पटकथा थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो नहीं बोल पाया। तो ऐसे संस्कार जो छोटे बच्चे में वो अभी प्राथमिक कक्षा में दे पाएंगे, जो उसकी ताज़ जिंदगी उसके साथ रहेंगे, उसको काफी आगे बढ़ा पाएंगे। और ऐसे संस्कारों की आज जरूरत है। आज के माहौल में जो हम देखते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, परिवार में बच्चे लिमिटेड होते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं, भाई बहन लिमिटेड है, अपने परिवार में जो रिश्ते होते हैं उनको समझ नहीं पाते, किससे सीखें, दादा दादी साथ में नहीं होते हैं। तो जो संस्कार की शाला थी, संस्कार की एक पाठशाला थी, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। और वो सब अब किसके ऊपर निर्भर करेगा? संस्कार देने का काम हमारे शिक्षकों के ऊपर निर्भर करेगा कि हम शिक्षक बच्चों को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा संस्कारित कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने एक मीटिंग ली थी, उसमें भी उनसे एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि हम नैतिक शिक्षा बच्चों को देते हैं, संस्कार देते हैं, इसका मूल्यांकन कैसे करोगे? क्या हमारे संस्कारों का मूल्यांकन करने का कोई तरीका है? इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे जो मूल्यांकन हम संस्कार को किस तरह से कर सकते हैं। और इसका मूल्यांकन मैं तो यही सोचता हूँ कि जब बच्चा आगे बढ़ेगा तो वो किस राह पर जा रहा है, क्या काम करता है, क्या सोचता है, किस तरह से समाज में लोगों से सामने अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है, किस तरह से बड़े लोगों के सामने सम्मान प्रदर्शित करता है, वही उसके मूल्यांकन का एक सहज और सरल तरीका हो सकता है। हो सकता है आपके दिमाग के अंदर कोई अलग तरह की थीम आई हो, तो आप उस थीम